हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, साइंस में चैप्टर 2 की स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर 2 का नाम जो है अम्ल, भस्म एवं लवण है। और आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है अम्ल। अम्ल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग एसिड के नाम से जानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वीडियो को मिस मत करना, क्लास को प्लीज़ अब्सेंट मत करना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा यार। बहुत ही मज़ा आता है इस चैप्टर को, चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ने में। एक्चुअली ये वाला जो चैप्टर बहुत ही आसान है और इसमें हर टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। तो इसको बहुत ही अच्छा से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल चैप्टर्स है। आई थिंक मेरे हिसाब से डेली लाइफ में बहुत ही यूज़ होता है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंटेंट समझा दूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। हम आपको बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं, पीडीएफ के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। और पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो जाइए वेबसाइट पे ncrt.com लिख करके और वहाँ पे सर्च करके गूगल पे जाके इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप एज अ सेल्फ पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपको मैं समझाना चाहता हूँ, समझिए। मैं इस नोट्स में इस तरह से लिखा हूँ कि आप खुद भी सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बहरहाल इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी मैं बता दूं कि इससे पहले वाला क्लास में हम लोगों ने लिटमस क्या है, लिटमस की प्राप्ति कहाँ से होती है, लिटमस का उपयोग एंड सूचक का परिभाषा, सूचक के प्रकार और सूचक का उपयोग हम लोग देख चुके थे, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अम्ल के बारे में। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अम्ल के बारे में। और अम्ल के बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि अम्ल में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें अम्ल में पढ़ना है अम्ल किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द एसिड। उसके बाद हमें पढ़ना है अम्ल का परीक्षण या फिर जांच, एसिड टेस्ट कैसे करते हैं वो। उसके बाद अम्ल के लिटमस पत्र की जांच ये देखेंगे। उसके बाद अम्ल का पीएच का मान जांच देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हमें क्या क्या करना है। टाइम के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे, देखेंगे हमें क्या आज पढ़ना है। तो वीडियो के अंत तक जब तक बने नहीं रहोगे, जब तक क्लास को लास्ट तक नहीं अटेंड करोगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। और दूसरी बात, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मैं पिछला क्लास को मैं पहले पढ़ाया हूँ तो उसके बारे में मैं पहले डिटेल्स लिखा हूँ, तो वो चीज़ आप जाके अगर पिछले क्लास को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो जाके पढ़ सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज ना मिले तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें, प्ले लिस्ट में सारा चीज़ वीडियो को डाल दिया गया है, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करें। क्लास आज का क्लास मेरा क्या है, अम्ल भस्म में आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे हैं कुछ, कहता है कि सदियों से अम्ल और भस्म की परिभाषा उसके गुणों के आधार पर दिया जा रहा है। मतलब उसके गुणों के आधार पर, उसका जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बेसिस पे इसका डिफिनेशन फाइंड करते हैं हम लोग, उसके डिफिनेशन को बताते हैं, ठीक है। और इसका डिफिनेशन आप बहुत तरह से लिख सकते हैं, लेकिन बहरहाल आप यहाँ समझिए, हम जो लिखें उसको समझिए, ठीक है। हमने लिखा कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। पहला डिफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, इसके गुण के आधार पर ये इसका डिफिनेशन हुआ। अगर आप डिफिनेशन एग्जाम में भूल जाते हैं तो आप ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल याद रखिएगा हमेशा, अम्ल हमेशा स्वाद में खट्टा ही होता है, तो ये भी एक डिफिनेशन है, ठीक है। एंड एक साइंटिस्ट के अनुसार जोहान्स निकोलस ब्रॉनसेंटेड के अनुसार और मार्टिन लॉरी द्वारा दी गई आधुनिक परिभाषा के अनुसार अम्ल एक रासायनिक यौगिक है। यहाँ से एक परिभाषा स्टार्ट होता है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ से भी एक साइंटिस्ट के आधार पर एक फार्मूला, यहाँ से एक परिभाषा क्या होता है, क्रिएट होता है। कहता है कि अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। एक ये भी डिफिनेशन हो गया, और एक डिफिनेशन आपका ये हो गया, ये वाला ऊपर वाला जो मैंने लिखा, ये आपके लिए दूसरा डिफिनेशन है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है ना, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद ये दो साइंटिस्ट के अनुसार अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। जैसे HCl से बना है H+Cl, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। HNO3 से अगर हम लोग उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वहाँ पर क्या बनता है, H+ और NO- बनता है, जो कि H+ आयन हमें ये दे रहा है। तो ये क्या, हम क्या बोले, जो H+ आयन प्रदान करता है, देता है, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। अब दूसरी बात मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिए, हमने लिखा है कि अम्ल का pH मान 7.0 से कम होता है।
मतलब हम पीएच मान को किस तरह फाइंड करते हैं, एक पीएच स्केल के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक ये पीएच स्केल होता है और बीच में इसका पॉइंट 7 होता है। अगर ये 7 से नीचे जितना भी वैल्यू होगा वो सभी अम्ल होगा और 7 से ऊपर जितना भी वैल्यू होगा वो मेरा क्षार होता है। लेकिन अभी क्षार के बारे में डिस्कशन हम नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं अम्ल के बारे में डिस्कशन। तो मतलब 7 से लेकर के अगर 6.9 भी आता है, अगर 6.9 भी किसी का वैल्यू का पदार्थ का कोई सी वैल्यू आता है, पीएच मान आता है, तो वो भी पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा। अगर 6.9 और कुछ भी ऐसा अगर उसमें थोड़ी सी भी पॉइंट अगर घटती है तो वो फिर भी अम्ल होगा। लेकिन एकदम 7 पे ही वो उदासीन होता है, लवण होता है। बहरहाल इतना याद रखिएगा, 7 से अगर एक पॉइंट भी कम है तो एक नंबर भी कम है तो वो हमेशा अम्ल होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इस क्वेश्चंस को याद रखिएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से 7.0 से कम होता है। क्लियर है? चलिए आगे जैसे जैसे मैंने लिखा है, कहता है कि एसिटिक अम्ल सिरका में सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी में पाया जाता है, अम्ल ठोस, द्रव और गैस किसी भी भौतिक अवस्था में पाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ हुआ कि ये जो जैसे में ये एसिटिक अम्ल, ये सभी अम्ल हो गए जो कि आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एग्जाम में। देखिए मैं थोड़ा कोई भी इंडिफिनिशन कुछ बताता हूँ तो मिटा दो, वैसे सारा चीज़ लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लीजिएगा। मतलब यह जहाँ अम्ल जो होगा वो एक एसिटिक अम्ल हो सकता है जो सिरका में पाया जाता है। एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी में पाया जाता है, जिसके नाम हम तेजाब के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे अम्ल जो होता है वो अम्ल ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी होता है। वो किसी भी भौतिक अवस्था में पाए जा सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप याद रखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप याद रखिएगा। मैं बहुत ही पॉइंटेड बाय पॉइंटेड इसको लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि लगभग सभी खनिज अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। एसिड अम्ल शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडिट कहता है एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिडस का अर्थ क्या होता है, खट्टा, जिसका अर्थ क्या होता है, ये खट्टा। और ये शब्द कहाँ से आया, लैटिन से आया है। एसिड शब्द का जो होता है उत्पत्ति जो लैटिन शब्द से हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा याद रखिएगा, बस बहुत बेसिक चीज़ है। और मैं ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में आए तो आप उसको लिख सकें, ठीक है। बहरहाल मैं इसका ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया हूँ, वेबसाइट पे इसको भी डाल दूंगा और इसका भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगा। चैप्टर 1 का अभी ऑब्जेक्टिव नहीं लिया हूँ, उसका अभी वीडियो नहीं बनाया हूँ, उसको भी बहुत जल्द लेके आऊँगा। बहरहाल अभी मैं नोट्स के अकॉर्डिंग तैयारी करा रहा हूँ, नोट्स अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप नोट्स को पढ़ें। जब मैं VVI क्वेश्चन को लेके आऊँगा तो ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों के लिए मैंने 200 ऑब्जेक्टिव अभी तक बनाए हैं। कितना ऑब्जेक्टिव, 200 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। एंड चैप्टर 2 में भी मैंने भी 200 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। मतलब दोनों में 200 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। आपको पर सेट में, एक सेट के अंदर में आपको 50 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जो कि 4 सेट बन चुका है। कितना सेट, 4 सेट बन चुका है। तो आप चाहें तो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसका वीडियो बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। अगर आप इसका वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में करें यस मैं इसका वीडियो चाहता हूँ। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं इसका वीडियो अपलोड करूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ताकि मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमने लिखा है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि अम्ल का परीक्षण कैसे करते हैं, मतलब टेस्ट कैसे करते हैं कि अम्ल कैसे है। कहता है अम्ल का परीक्षण मुख्य 2 प्रकार से होता है। एक होता है लिटमस पत्र द्वारा, एक होता है पीएच मान के द्वारा। लिटमस पत्र के द्वारा कैसा होता है, देखिए अम्ल लिटमस पत्र की जांच, मतलब अम्ल का कैसे हम लोग लिटमस पत्र से अम्ल का कैसे जांच करते हैं। कहता है यह पत्र लाइकेन से बनता है, मतलब पाया जाता है लाइकेन पौधे से, यह प्राप्त किया जाता है, जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। इससे पहले वाला क्लास में मैं इसके बारे में लेक्चर कर चुका हूँ, तो अभी मैं इसका डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जब लाइकेन पौधे से ये नीला लिटमस पत्र लाया जाता है तो वो क्या करता है, अम्ल उस पर डाला जाता है तो वो उस पत्र को क्या कर देता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो विलयन है वो क्या है, अम्ल है। ये पहला परीक्षण हो गया। दूसरा परीक्षण है कि इस परीक्षण अम्ल का पीएच मान की जांच, मतलब पीएच स्केल के द्वारा कैसे पता करते हैं। कहता है कि इस परीक्षण की खोज सोरेंस ने 1909 में की थी। कहता है कि इसमें 0 से 7 तक संख्या लिखी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जिन पदार्थ का 0 से 6.9 तक का पीएच मान होता है वे अम्ल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जिन पदार्थ का पीएच मान 7.1 से ऊपर होता है वह क्या होता है, भस्म होता है। तो लेकिन अभी भस्म के बारे में डिस्कशन हम नहीं करें, अम्ल के बारे में डिस्कशन करते हैं। अम्ल के बारे में समझिए, ठीक है।
तो ये था मेरा छोटा सा अम्ल के बारे में जो कि आपको बताना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम में आए तो आप बहुत ही आसानी से इसे लिख सकें। और आप अगर नोट नहीं करना चाहते हैं, ये नोट्स ही चाहते हैं, तो जाए वेबसाइट पे और इसे डाउनलोड करें फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे के, टेंशन नहीं ले। अगर ऐसे नहीं आता तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिखिएगा NCERT कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं जैसे लिख रहा हूँ आप वैसे लिखिए, छोटा भी स्पेस नहीं देना है, concept.com लिखिए और वहाँ जाकर सर्च कीजिए, आपको जो चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आती है क्लास समझ में आती है, समझ में आ रही है, तो कमेंट में ज़रूर करें कि हाँ आप समझ में आती है। तो इससे मुझे क्या होगा कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाऊँगा कि हाँ बच्चे को समझ में आ रही है, तो मैं और अच्छे तरीके से लेके आऊँगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अभी तक चैनल पर नए तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ। एग्ज़ाम तक आप मेरे साथ बने रहे तो आपको ऑफलाइन ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग। खुदा हाफिज़।